ठीक है ना। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बेटा हमने क्या डिस्कस किया था कॉन्सेंट्रेशन के अंदर? हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हम किसी एक रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दें, जैसे फॉर एग्जांपल हमने इससे पहले जो एग्जांपल ली थी वो किसकी ली थी, कि कैल्शियम कार्बोनेट और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम सब पे डाल देते ना। अब समझो मैंने जो डाइल्यूट एसिड है ना उसकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया। जब मैं कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करूंगी इसका मतलब उसके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के वो इंक्रीज हो गए। तो जब नंबर ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाते हैं पर यूनिट वॉल्यूम तो उसकी वजह से हमें ये चीज इस चीज का अंदाजा हो रहा है कि दे आर नाउ बिकम कंजस्टेड, जिसकी वजह से देयर फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। दे विल कोलाइड मोर, ठीक है, मोर फ्रीक्वेंटली दे विल कोलाइड, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन इंक्रीज होगी तो इसका मतलब देयर विल बी चांसेस ऑफ मोर सक्सेसफुल कोलिजन। सक्सेसफुल कोलिजन कौन से थे? सक्सेसफुल कोलिजन वो थे जिनमें आपके बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, न्यू बॉन्ड्स फॉर्म हो जाते हैं, यानी रिएक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। राइट, तो इस वजह से आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा बेटा। अगर आपके पास कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने से रेलेवेंट डिस्क्रिप्शन आती है, 3 मार्क्स की आती है लिखने के लिए विदाउट एक्सपेरिमेंटल सेटअप, तो उसकी डिस्क्रिप्शन आप इसी तरह से लिखेंगे। जैसे पहला पॉइंट आप क्या बताएंगे इसके अंदर, फर्स्ट पॉइंट जो आपने बताना है, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने से हुआ क्या, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेस। ठीक है, अब जो नंबर ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल्स है पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर आपने ये बात लिख दी तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपने बताना है अब होगा क्या उसकी वजह से जब वो पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाएंगे, उनका फ्रीक्वेंट मतलब अब दे विल कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली, सो देयरफॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन इंक्रीजेस, हेंस द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। ठीक है, फिर फाइनली आपको इसके उसके रिजल्ट तक कंक्लूड करना है कि अगर पर यूनिट वॉल्यूम रिएक्टिंग पार्टिकल्स आप इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब उनकी कोलिजन नंबर ऑफ कोलिजन भी बढ़ जाएंगे। इसका मतलब आपके पास जो सक्सेसफुल कोलिजन है उसके भी चांसेस बढ़ जाएंगे, therefore the rate of reaction also increases। तो concentration चेंज करने से इस तरह से आपका rate of reaction या the speed of the reaction increases। ठीक, तो इसको लिख लो, इसकी एक्सप्लेनेशन जो आपके पास। ठीक है बेटा, और अगर सिर्फ 1 मार्क्स से हाँ आएगा आप मैम। फिर उसके अंदर सिंपल आप सीधे लिख सकते हैं कि हाँ कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। ठीक है, लेकिन अगर 2 या 3 नंबर का आए तो आपको पूरी बात लिखनी पड़ेगी इसमें। क्लियर? सही। दूसरा बेटा जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप हम करने जा रहे हैं उसको मैं डिस्कस कर लेते हैं। अब ये बेसिकली
क्योंकि इससे पहले मैं 2 एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें आप किसी गैस का वॉल्यूम कलेक्ट करते हैं, या तो फिर आप डिक्रीज इन मास कैलकुलेट कर रहे होते हैं, या लॉस इन मास ऑफ द गैस कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा। अब ये तीसरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप तो इस कॉन्सेंट्रेशन वाले में हम समझा रहे हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा, एक कॉनिकल फ्लास्क लेते हैं। देखते हैं, अगर मेरे पास एक प्रॉपर पिक्चर लग जाती है, मैं वो शेयर कर देती हूँ। ठीक है। पिक्चर देखते हैं। पिक्चर समझ में आ रही है? ठीक है ना। अब हम इसके लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप करेंगे। एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमने क्या किया, एक कॉनिकल फ्लास्क लिया है। ठीक है ना। एक हमने टाइल लिया है, व्हाइट टाइल, जो हमारे पास नॉर्मल लैब्स जो होती हैं, जो केमिस्ट्री लैब्स होती हैं, उनकी जो स्लेब होती है वो मोस्टली व्हाइट कलर की होती है। अगर नहीं है, जैसे हमारे यहाँ हमारा हाथी है, उसके अंदर हमारे पास जो है वो व्हाइट कलर की स्लेब नहीं है, तो हम उसमें क्या रखते हैं, व्हाइट टाइल रख देते हैं। बस व्हाइट टाइल के ऊपर हमने क्या किया बेटा, एक क्रॉस का निशान लगाया और उसके ऊपर कॉनिकल फ्लास्क रख दिया। ठीक है। उस कॉनिकल फ्लास्क में हमने क्या डाला है बेटा, सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है बेटा। सोडियम थायोसल्फाइड सल्फेट जो है वो उसके अंदर हमने उसको ऐड किया। सोडियम थायोसल्फेट बेटा एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर ना जब हम डाइल्यूट एसिड को ऐड करते हैं, ठीक है ना, तो ये सल्फर प्रोड्यूस करता है। और जो सल्फर होता है ना, ये आपके पास जो ये प्रोड्यूस कर रहा होता है, सल्फर का कलर होता है येलो। ठीक है। सल्फर का कलर क्या होता है, येलो। यानी अगर मैं सोडियम थायोसल्फेट, इसका फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख देती हूँ, दैट इज व्हाट, Na2S2O3। सही। स्टेप्स में अभी तो मैं इसके लिखवा देती हूँ, पहले इसको समझ लो। आपने कॉनिकल फ्लास्क किया, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर आपने क्या ले लिया बेटा, सोडियम थायोसल्फेट। इसके साथ आप एक टाइमर ले लेंगे, टाइमर यानी ये स्टॉप वॉच ले लिया आपने। ठीक है। सबसे पहले आपने सोडियम थायोसल्फेट को इसके अंदर ऐड किया, सोडियम थायोसल्फेट को ऐड किया। अब आप उसके अंदर दूसरी क्या चीज ऐड करेंगे बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब सोडियम थायोसल्फेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो जो कंपाउंड्स वो फॉर्म करता है, उन कंपाउंड्स में आपके पास क्या है, सोडियम क्लोराइड, उसका एक्वस सॉल्यूशन, सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर, यानी 4 प्रोडक्ट्स फॉर्म करता है। इसमें जो सल्फर प्रोड्यूस कर रहा होता है ना, ये सॉलिड फॉर्म में यानी प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में आपके पास आ रहा होता है। और सल्फर की वजह से सोल्यूशन का कलर कैसा हो जाता है, येलो। अब आपके हिसाब से अगर आप फॉर एग्जाम्पल अपने आई का विजन कहाँ रख रहे हैं, ऊपर से आप इसको देख रहे हैं, इसमें आप नोट कैसे करते हैं बेटा, कि आपकी आईज जो होती है वो ऊपर होती है, आप यहाँ से विजुलाइज कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। जब आपका सोल्यूशन जैसे येलो होगा कंप्लीटली, आपका ये जो नीचे से आपको नजर आ रहा है ना, क्रॉस का साइन, ये क्रॉस का साइन अब आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगा। आपको टाइमर की मदद से वो टाइम नोट करना पड़ता है कि जितनी जल्दी आपके ये येलो प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होंगे, आपका ये जो नीचे से क्रॉस है वो डिसअपेयर हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपको वो टाइम मेजर करना है कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू डिसअपेयर दिस क्रॉस फ्रॉम योर आई विजन, क्योंकि आप उसको ऊपर टॉप से देख रहे हैं, जो उसकी बॉटल की नेक है ना, वहां से आप उसको देख रहे हैं क्रॉस को नीचे। जैसे ही आप डाइल्यूट एचसीएल डालते हैं, डाइल्यूट एचसीएल डालने के बाद आपने देखा कि कितनी देर लगती है, जैसे ही आप डालेंगे आप स्टॉप वॉच स्टार्ट करेंगे, यू विल मेजर द टाइम। जैसे ही आप डिसअपेयर होगा, यू विल क्लोज द क्लॉक। ठीक है ना, टर्न ऑफ द क्लॉक करेंगे और फिर उसका टाइम मेजर करेंगे। अब सेकेंड टाइम आप क्या करेंगे बेटा, सेकेंड टाइम आप अगेन जो चीज आपने इसमें कांस्टेंट रखनी पड़ेगी, अगेन आप सेम वॉल्यूम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट लेंगे, सेम कॉन्सेंट्रेशन सोडियम थायोसल्फेट। सिर्फ आपने क्या किया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दी। ठीक है, यानी अब आपने मोर कॉन्सेंट्रेटेड
एसिड ले लिया, या आप दोनों में से किसी एक की कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर सकते हैं। अगर आप एसिड की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं करना चाहते तो आप सोडियम थायोसल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दें, आपकी मर्जी है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किसकी कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करना चाह रहे हैं। आपकी मर्जी है, आप जो है वो सोडियम थायोसल्फेट जो आप यूज करें उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दें। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं सोडियम थायोसल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देती हूँ, डाइल्यूट एसिड की कॉन्सेंट्रेशन और उसका जो वॉल्यूम मैं उसमें ऐड कर रही हूँ वो सेम रखती हूँ, ठीक है। तो जब मैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगी तो क्या होगा बेटा, जो येलो प्रेसिपिटेशन है वो और फास्ट होगी, यानी आपको लेस टाइम लगेगा इस रिएक्शन को ओवर होने में। अब जो आप स्टॉप वॉच से टाइम मेजर करेंगे वो कम टाइम मेजर करेंगे। जैसे जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे आप देखेंगे कि जो आपका क्रॉस है वो ज्यादा क्विकली डिसअपियर हो रहा है, यानी जो टाइम है वो डिक्रीज हो रहा जा रहा है जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम प्लॉट कर लेंगे कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, ठीक है। इस ग्राफ को हम कैसे प्लॉट कर लेंगे, जो आपके पास रीडिंग्स आएंगी वो किसकी आएंगी बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट दैट यू आर चेंजिंग, सेकेंडली द टाइम दैट यू आर नोटिंग। तो आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है जो टाइम है वो डिक्रीज हो रहा है। इसके अकॉर्डिंगली आपने क्या करना है, एक ग्राफ प्लॉट कर लेना है। ये चीज समझ में, एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्लियर हो गया, जी मिस। ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन आप चेंज कर रहे हैं उसकी वजह से टाइम चेंज हो रहा है, टाइम टू डिसअपियर क्या हो रहा है वो चेंज हो रहा है आपके पास। इसको आप प्लॉट कर लेंगे सो यू विल सी क्या आपके पास एक लीनियरली आपका जो ग्राफ है वो डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीजिंग ग्राफ है, इसको मैं प्लॉट करके दिखा रहा हूँ। पहले हम इसका जो मेथड है ना वो लिख लेते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया, फिर हम इसके ग्राफ पे जाते हैं। अच्छा, इसका एक केमिकल फॉर्मूला भी लिख लो ताकि तुम्हारे पास याद रहे कि तुम्हारे जो सोडियम थायोसल्फेट है उसका आपने कैसे लिखा है। सबसे पहले सोडियम थायोसल्फेट का मैंने तुम्हें बताया फॉर्मूला क्या होता है, Na2S2 भी होता है। इसमें आप एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्युबल होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड किया है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आप ऐड करेंगे तो जो चीजें जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे वो क्या है, एक तो सोडियम क्लोराइड, ठीक है। दूसरा जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तुम्हारा सल्फर हो रहा है, सल्फर सॉलिड फॉर्म में और इसका ही कलर येलो आपको शो हो रहा है, ठीक है। दो प्रोडक्ट हो गए, तीसरा प्रोडक्ट है तुम्हारा सल्फर डाइऑक्साइड। अच्छा, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो बेटा बहुत इरिटेटिंग गैस होती है, ठीक है। और ये आपको ब्रीथिंग इशू भी कॉज करती है। तो जब भी हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं ना तो इसको हम ऐसे ओपन एयर में नहीं करते, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास अलग से इसका सेटअप दिया हुआ होता है लैब्स के अंदर, वहां पर हम करते हैं ताकि सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना वो आपकी लैब से बाहर निकल जाए, यानी फ्यूमिंग कवर्ड। अगर आपने इसका टर्म यूज सुनी हो, फ्यूमिंग कवर्ड होते हैं आपके पास लैब्स के अंदर अवेलेबल होता है बेटा। उन फ्यूमिंग कवर्ड के अंदर आप जो है एक्सपेरिमेंट को प्रोसीड करते हैं। क्यों, क्योंकि वो जो भी आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस के फ्यूम्स बन रहे हैं ना वो ऑटोमेटिकली उसको आपकी लैब में फैलने नहीं देगा बल्कि उसको बाहर की तरफ निकाल देगा, ठीक है, आपके रूम से। आप इसको मोस्टली जो है ना वो फ्यूमिंग कवर्स अवेलेबल होते हैं हमारे पास, वहीं पर हम ये वाले एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड कैन कॉज ब्रीथिंग इश्यूज, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड और चौथा प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज व्हाट, वाटर, ठीक है। और प्रोसीजर लिखा है, प्रोसीजर कैसे होगा हमारे पास,
फाइल पे भी लिख सकते हैं और पीस ऑफ पेपर भी ले सकते हैं, यानी कि आपके पास व्हाइट पीस ऑफ पेपर है तो आप उस पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने उसके बाद प्लेस कर लिया। मैं इसका कलर वाइट क्यों होना चाहिए? क्या? इसका कलर वाइट क्यों होना चाहिए? व्हाइट पे तुम क्रॉस बनाओगे ना तो वो आपका जो क्रॉस है वो प्रॉपरली विजिबल होगा ना। अब जैसे आपका क्रॉस है वो सही। मैं ब्लैक मार्कर से व्हाइट पे बना रही हूँ तो वो क्लियरली विजिबल होगा ना जब मैं ऊपर से देखूंगी तो। और जैसे येलो प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होंगे वो डिसअपेयर हो जाएगा। ठीक है, मैं देख कहाँ से रही हूँ, जहाँ मैंने तुम्हें बताया है यहाँ ऊपर से देख रही हूँ ना, इधर से, टॉप से। ठीक है, तो जब मैं टॉप से देखूंगी और आपने कॉनिकल फ्लावर्स उस बिल्कुल क्रॉस के ऊपर रखा होगा तो मुझे ऊपर से वो क्रॉस अगर व्हाइट होगा तो क्लियरली नजर आ रहा होगा ना। अब जैसे हमारी जो है वहाँ पे ब्राउन टेबल्स हैं शायद लैब के अंदर, ठीक है ना, अब ब्राउन टेबल के ऊपर मैं ब्लैक क्रॉस बनाऊंगी तो वो कितना क्लियरली विजिबल होगा? नहीं होगा ना। सही है, तो इसलिए व्हाइट क्यों ले रहे हैं, ताकि वो जो क्रॉस बना है वो आपको ऊपर से क्लियरली विजिबल हो रहा हो। ठीक है, एक तो वैसे ही आपको क्लियर नजर नहीं आ रहा, कोई कलर्ड चीज है उसके ऊपर आपने क्रॉस बनाया है, और फिर उसके बाद जब येलो प्रेसिपिटेट्स फॉर्म आएंगे तो आपको और क्लियरली विजिबल नहीं होगा कब वो डिसअपियर हो रहा है पूरा। सही, ताकि आपको क्लियरली नजर आए कि वो डिसअपियर कितनी देर में हो रहा है। जैसे इन्होंने यहाँ पे आपको शो किया हुआ व्हाइट टाइप है ना, तो रेड कलर का क्रॉस आपको नीचे से नजर आ रहा है। सही है, आई बात समझ में? सही। कंटेनिंग रिएक्शन मिक्सचर की जगह नहीं, कंटेनिंग सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, ठीक है बेटा, मेजर द टाइम टू डिसअपियर द क्रॉस कंप्लीटली एंड टर्न ऑन द स्टॉप वॉच। तो इस तरह आपने वो टाइम जो है वो मेजर कर दिया। सही, फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करेंगे बेटा, नाउ रिपीट करेंगे हम यही सेम एक्सपेरिमेंट, रिपीट सेम experiment by increasing the concentration, repeat the same experiment 4 to 5 times लिख देना है, ठीक है ना। By increasing the concentration of sodium thiosulfate
है बेटा, एक एक्सपेरिमेंट के बेटा, जैसे अगर फॉर एग्जांपल डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंट आता है इसी तरह का, तो उसके अंदर आपके पास आपको ये भी बताना चाहिए कि आपको इसमें कांस्टेंट क्या चीज रखनी है बेटा। कांस्टेंट जैसे आपको इसके अंदर सोडियम थायोसल्फेट और या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसका टेम्परेचर आपको कांस्टेंट रखना चाहिए ताकि टेम्परेचर का इफेक्ट ना आए इस रेट ऑफ रिएक्शन पे। ऐसा ना हो कि सोडियम थायोसल्फेट का आपने कोई और सोल्यूशन बना दिया और उसको हीट अप कर दिया हो, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहीं से वार्म कर दिया हो। ठीक है, तो टेम्परेचर आपको दोनों सोल्यूशंस का कांस्टेंट रखना है। दूसरा काम आपने क्या करना है कि जो आप वॉल्यूम ऐड कर रहे हैं वो दोनों की, यानी डाइल्यूट हाइड्रो, अगर आप कॉन्सेंट्रेशन सोडियम थायोसल्फेट की चेंज कर रहे हैं तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन आप फिक्स रखेंगे। ठीक है, उसको वेरी नहीं करेंगे। सही। अच्छा, क्योंकि अभी मोल्स नहीं पढ़ा है ना तुमने? न कि अभी मोल्स। हैं? नहीं मोल्स पढ़ा। नहीं पढ़ा, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर एक और चीज होती है, क्योंकि वो अभी तुमने पढ़ा नहीं है तो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर सकती तुमसे। ठीक है, मोल्स के अंदर एक टर्म होती है लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई चीज बना रही हूँ, ठीक है, अगर जैसे मुझे 7 कप्स ऑफ केक बनाना है, अगर उसमें मेरा एक भी इंग्रेडिएंट कम होगा तो क्या वो मैं 7 कप्स बना पाऊंगी? नहीं, फिर मैं 5 या 6 बना पाऊंगी। जितना वो इंग्रेडिएंट होगा उसी पे वो डिपेंडेंट है कि मैं कितने कप्स ऑफ केक बना सकती हूँ। इसी तरीके से जो मैं इसमें HCl लूंगी ना, HCl की कॉन्सेंट्रेशन वो मैं लिमिटिंग रिएक्टेंट की लूंगी, यानी मेरे पास हमेशा सेम प्रोडक्ट ही फॉर्म होगा। HCl में इतनी क्वांटिटी में लूंगी कि मैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ा रही हूँ, लेकिन प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा होगा, यानी जैसे सल्फर जो फॉर्म हो रहा होगा वो आपका सेम ही होगा, बस जल्दी फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि आप सोडियम थायोसल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं। यानी जो डाइल्यूट HCl है ना, उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लिमिट करेगी आपकी केमिकल रिएक्शन को कि प्रोडक्ट कितना बना रहे हैं। प्रोडक्ट आपका हमेशा हर उसमें एक्सपेरिमेंट में सेम रहेगा। ठीक है, अब इंशाल्लाह जब लिमिटिंग रिएक्टर हम डिटेल में पढ़ेंगे ना केमिस्ट्री के अंदर, मोल्स के अंदर, तो वहां पे तुम्हें ये बात और क्लियर हो जाएगी। सही। तो हम इसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है उसको एज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट रखते हैं। ठीक है, लिमिटिंग रिएक्टेंट में आपने उसको इसलिए रखना है क्यों, क्योंकि आप सोडियम थायोसल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं। बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब सल्फर की प्रेसिपिटेशन भी ज्यादा हो जाएगी। आपको ज्यादा नहीं करनी, सल्फर उतना ही बनाना है आपने, बस जल्दी बनाना है। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से आपको क्या देखना है कि जल्दी बन रहा है, वही सल्फर बने, उतना ही अमाउंट बने, लेकिन क्योंकि आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो वो जल्दी बन जाए, टाइम कम होता रहेगा। आ रही बात समझ में? थोड़ी बहुत आई? जी मिस। बस अभी थोड़ा बहुत ही इसको समझ लेना काफी है। पहला तो इसमें जो हमें बेटा कांस्टेंट चीजों का ख्याल रखना पड़ता है कि हम इसमें कौन से वेरिएबल्स हैं, कौन सी चीजें जिनको हम कांस्टेंट रखेंगे। इसमें हमने जो वेरिएबल्स, इन वेरिएबल्स को चेंज करना है, वो सिर्फ क्या चेंज होना चाहिए? दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। सिर्फ जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, वो सिर्फ सोडियम थायोसल्फेट की चेंज होनी चाहिए। अदरवाइज जो तुम्हारे कांस्टेंट होना चाहिए जो तुम्हारा, वो क्या होना चाहिए? टेम्परेचर ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइल्यूट HCl। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बोथ। ठीक है, ये चीजें बेटा हमारे पास पहुंच रहा है। टेम्परेचर ऑफ सोडियम थायोसल्फेट एज वेल एज टेम्परेचर ऑफ HCl भी आपसे सकता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइल्यूट HCl और वॉल्यूम ऑफ बोथ सॉल्यूशन, इट शुड रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। जो भी आप एक्सपेरिमेंट प्रोसीड करेंगे उनमें ये वेरिएबल्स आपने कांस्टेंट रखने हैं, सिर्फ चेंज क्या करना है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, क्योंकि हम इसके अकॉर्डिंगली देखना चाह रहे हैं कि आपकी किस तरह से वेरी कर रहे हैं। फिर आपने क्या करना है बेटा, ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम कुछ वैल्यूज नोट कर लेते हैं। वो वैल्यूज हमारे पास किस तरह से आ जाती हैं, जैसे हमें कॉन्सेंट्रेशन लेनी है, ठीक है ना। अब कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो हमारे पास ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी होती है, ग्राम पर DM क्यूब भी होती है, और हमारे पास आ गया टाइम।
तो हमने पर मिनट या हाफ ऑफ द मिनट मेजर कर लिया। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन बेटा आपके पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने रीडिंग ले ली कि हमने कितने कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन बनाए हैं। जब आपको इस स्कूल में टीचर बना के देती है तो उनको पता होता है कि कितना कॉन्सेंट्रेटेड है solution। उसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे इन टाइम्स को मेजर कर लेना है स्टॉप वॉच। और हम देखेंगे कि टाइम जो है वो ग्रेजुअली जैसे जैसे आपकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, यानी हम नीचे जा रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, तो टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज, टाइम टू डिसअपेयर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, as the concentration of sodium thiosulfate increases, time disappear across। अब जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो बेटा हमारा ग्राफ कैसा आएगा, अब इसमें हम टाइम को बेटा मेजर कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन हम खुद से चेंज कर रहे हैं, लेकिन जिसमें हम वेरिएशन देख रहे हैं वो किसमें देख रहे हैं, टाइम में। तो टाइम को इसीलिए हम कहाँ रखेंगे, वाई एक्सिस पर। टाइम का हमने कहाँ रखना है बेटा, इसीलिए वाई एक्सिस पे रखना है। ठीक है, क्योंकि टाइम टू डिसअपेयर क्रॉस आप ले रहे हैं और उसके बाद आपने कॉन्सेंट्रेशन जो है वो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारा ग्राफ कैसा आता है, इस तरह से ग्राफ आता है। सही है, फिर टाइम हमारा क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। समझे, आपके कुछ पॉइंट्स होंगे जो आपके लिए होंगे डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पे। हमने क्या चेक किया कि आपका जो टाइम है वो डिक्रीज हो रहा है। नहीं है, यहाँ पे जो आपने टाइम की मेजरमेंट्स ली होंगी वो टाइम आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ग्रेजुअली। बस थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करिए। सेकंड्स में राइट। अच्छा, सही। अच्छा रेट क्या होता है बेटा, हमेशा रेट फाइंड आउट करने के लिए हम हमेशा 1/टाइम लेते हैं। यानी किसी भी चीज का रेट मालूम करना होता है तो हम उसको कैसे प्लॉट करते हैं बेटा, अगर मुझे रेट ऑफ एनी रिएक्शन मालूम करना है तो इट इज ओवर टाइम, यानी पर यूनिट टाइम जो है वो क्या हो रहा है। तो रिएक्शन टाइम जो मेरे पास आ रहा है फिनिश होने के लिए वो ये है, दिस इज माई रिएक्शन टाइम। ठीक है ना, कि रिएक्शन कितनी देर में कंप्लीट हो रहा है। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं, ठीक है ना, देन आई विल गेट द रेट ऑफ द रिएक्शन 1/टाइम। ठीक है, तो इसीलिए अगर मैं इसी ग्राफ को रेसिप्रोकल में प्लॉट कर दूं, यानी जो रिएक्शन टाइम आया है ना मेरे पास, जो भी मैंने मेजर किया है इसका, उसका मैं रेसिप्रोकल ले लूं हर वैल्यू का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने जितने भी टाइम यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं, अब यहाँ पर मैंने उसी टाइम को क्या किया, ये मैंने टाइम की था, इसी का मैंने रेसिप्रोकल ले लिया 1/टाइम, यानी ये हो गया 1/सेकेंड। ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर फॉर ईच टाइम फाइंड आउट कर ली। तो ये जो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम है, इट इज कॉल्ड द रेट ऑफ द रिएक्शन। इसको हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। अगर मैं इसको प्लॉट करूं कॉन्सेंट्रेशन के वर्सेस, अब जो मेरा ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, ये डिक्रीजिंग ग्राफ था ना आपके पास नेगेटिव ग्रेडियंट के साथ, मेरे पास जो ग्राफ प्लॉट होगा वो किस तरह का होगा, वो इस तरह का। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन मैंने ले ली यहीं पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट जो मैंने ली थी NO2S2O3, जो मैं इंक्रीज करी थी ग्रेजुअली। और फिर अब मैंने रेट ऑफ रिएक्शन लिया इंस्टेड ऑफ रिएक्शन टाइम, मैंने यहाँ पे क्या लिया, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, 1/टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स 1/टाइम। अब जब मैं इसको प्लॉट करूंगी तो ग्राफ मेरा कैसे बनेगा,
यानी जो वैल्यूज अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करूंगी, इससे क्या मुझे पता चल रहा है कि जैसे जैसे मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इंक्रीज कर रही हूँ, द रेट ऑफ रिएक्शन इट ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, जबकि इस वाले ग्राफ में मैंने क्या किया था कि यहाँ पर जैसे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करी थी, तो द टाइम टू डिसअपियर द क्रॉस इज डिक्रीजिंग। डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्यों टाइम यहाँ पे डिक्रीज हो रहा था? टाइम इसलिए डिक्रीज हो रहा था क्योंकि रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो रहा था। अब हम उसकी रेट को फाइंड आउट करने के लिए कि रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो रहा है, हम इसी टाइम को, रिएक्शन टाइम को 1 ओवर टाइम ले लेंगे। ठीक है, जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन आ जाएगा। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हम फाइंड आउट करेंगे। तो अब हमें नीचे वाले ग्राफ में क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं, सो दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। ये चीज क्लियर हो गई? जी बस। तो ये हमारा तीसरा एक्सपेरिमेंटल बेटा सेटअप। इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में आप उसको, जो मैंने जो दूसरे मेथड्स करवाए थे ना, गैस वाले और क्या नाम है, करेक्शन मेजरिंग गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस, उसके अलावा या डिक्रीजिंग मास वाले, उससे उस वाले एक्सपेरिमेंटल सेटअप से भी आप यही सेम प्रोसीजर प्रोसीड कर सकते हैं। ये तीसरा क्योंकि हमने डिस्कस नहीं किया था उस वक्त, इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन के साथ ये वाला मैंने तुम्हें समझा दिया है। लेकिन यही कॉन्सेंट्रेशन के साथ जो मैंने तुम्हें समझाया, तो दूसरे फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे, उसमें भी ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप हम कर सकते हैं। सोडियम थायोसल्फेट वाला भी कर सकते हैं। जैसे टेम्परेचर अगर चेंज करना है, तो अब हम क्या करेंगे कि एवरी टाइम हम सोडियम थायोसल्फेट, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहे थे, अब अगर हमें टेम्परेचर वाला फैक्टर देखना है कि टेम्परेचर चेंज करने से क्या इफेक्ट होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन सेम रखेंगे दोनों की, डाइल्यूट एसिड की भी और सोडियम थायोसल्फेट की। सेम और सेम हम क्या करेंगे, एवरी टाइम जब हम सोडियम थायोसल्फेट लेंगे तो उसको वार्म करेंगे, उसका टेम्परेचर जो है फॉर एग्जांपल एवरी टाइम 10 डिग्री इंक्रीज करते रहेंगे फॉर ईच एक्सपेरिमेंट। फिर उसमें आपको जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है टेम्परेचर इंक्रीज करने से, तो हम देखेंगे कि भाई उसका जो टाइम टू डिसअपियर है वो डिक्रीज होता जाएगा। और फिर उसको इसी तरह से हम प्लॉट करके एनालाइज कर लेंगे। आई बात समझ में? तो मतलब यही एक्सपेरिमेंटल सही। सेटअप जो अभी हमने इसमें कॉन्सेंट्रेशन पे डिस्कस किया है, यही बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल सेटअप हम टेम्परेचर वाले में भी कर सकते हैं। और जो इससे पहले तुम्हें मैंने मेजरिंग ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ गैस बताया था और डिक्रीजिंग मास वाला या लॉस ऑफ मास वाला बताया था, उस वाले एक्सपेरिमेंटल सेटअप को भी आप तुम इस कॉन्सेंट्रेशन में अप्लाई कर सकते हैं। तुम्हारी चॉइस है कि जब तुम्हें एग्जामिनेशन में एग्जामिनर खुली चॉइस दे रहा है कि आप खुद से कोई एक ऐसा जो है वो डिजाइन करे एक्सपेरिमेंट जिसमें आप कंसंट्रेशन वेरी करने से उसकी पूरी एनालाइज कर सकें उसको। अब आपकी मर्जी, आप उसमें एक्सपेरिमेंटल सेटअप अगर आपको खुद स्पेसिफाई नहीं करता, तो आप इन तीनों में से कोई सा भी एक मेथड जो आपको आसान लगे, जो आपको, जिसको आप ज्यादा अच्छे से डिस्क्राइब कर सकें, आप वो चूज करके उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सही है, चाहे बाय कलेक्टिंग वॉल्यूम ऑफ अ गैस, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट और डाइल्यूट एसिड ले लें। इसमें भी जबकि सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो, आप उसको भी, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड का मसला क्या है कि वो ब्रीथिंग इश्यूज होते हैं, तो इसको हम फ्यूमिंग कवर्ट में करते हैं, फ्यूमिंग चैम्बर में करते हैं। तो फ्यूमिंग चैम्बर होता है दैट इज अवेलेबल इन मोस्ट ऑफ द केमिस्ट्री लैब्स। उस फ्यूमिंग चैम्बर के अंदर किया जाता है, उसमें एग्जॉस्ट होता है, वो डायरेक्ट सल्फर डाइऑक्साइड की जो गैस प्रोड्यूस हो रही है उसको डायरेक्ट एग्जॉस्ट के थ्रू आउट ऑफ द लैब कर देता है। ठीक है ना, लैब में फिर वो फैलती नहीं है कि जिसकी वजह से स्टूडेंट्स वगैरह को इशू। लिख लो इसको फ्यूमिंग चैम्बर, क्योंकि अक्सर जब एटीवी के सवाल में ये चीज आ जाती है ना कि वो इरिटेटिंग गैस है, उसको हम कैसे करेंगे, तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि हमारे पास फ्यूमिंग चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, हम इसको कहाँ प्रोसीड करेंगे एक्सपेरिमेंट को, फ्यूमिंग चैम्बर्स के अंदर। ठीक है बेटा, कुछ पूछना है इसके अंदर, ये क्लियर है पूरा ऊपर तक? इसमें कुछ जी पूछना तो बस। नहीं? सही है, तो कॉन्सेंट्रेशन का आपका पूरा हो गया। इसके अंदर सारी चीजें जो है वो क्लियर हो गई आई थिंक। इसके अंदर और आपको इशू होना नहीं चाहिए। मोस्टली आपके पास ये डिस्क्रिप्शन आ जाती है पहले में, दूसरे में एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो जाता है, और फिर ग्राफिकली आपको इसको एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, अच्छा एक और चीज, अगर मेरे पास यही चीज मैंने वॉल्यूम वाले में की होती तो ग्राफ में क्या चेंज होता बेटा? सिर्फ उसका ग्राफ का थोड़ा सा चेंज देख लेते हैं। अगर मैंने यही एक्सपेरिमेंट जो मेजरिंग वॉल्यूम में क्या होता, जिसमें कोई वॉल्यूम को मेजर कर रही होती, तो उसमें अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रही होती, जैसे फॉर एग्जांपल पहला वाला एक्सपेरिमेंट जिसमें कॉन्सेंट्रेशन मेरी
नॉर्मल है वो इस तरह। तो दूसरा एक्सपेरिमेंट जिसमें मैंने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी है, एक्सपेरिमेंट 1 का ग्राफ है जिसमें कॉन्सेंट्रेशन आपकी नॉर्मल है, अब मैंने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी है, अब दूसरा ग्राफ जो है वो ज्यादा स्टीपर हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैंने एक और एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया उसके लिए सारी रीडिंग नहीं है, तो तीसरा ग्राफ जिसमें कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है वो और स्टीपर हो जाएगा, सही। तो इस तरह से भी आपके पास कभी कभार आते हैं। इसमें आपके पास क्या शो कर रहा है, क्या वही वॉल्यूम तो करेक्ट कर रहे हैं गैस की, लेकिन हो क्या रहा है उसकी वजह से कि आपकी जो ग्राफ है वो ज्यादा स्टीपर होते जा रहे हैं जैसे ही आप कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं। क्लियर। सही।